हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम प्राची। तो हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में, जो कि मेंशन है सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। कहता है व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। कौन से कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉफुल माने जाएंगे। अगर लॉफुल नहीं है तो उसके इसका मतलब क्या है, वो लॉफुल। अगर नहीं है इसका मतलब वो अनलॉफुल है, अनलॉफुल। तो जो नहीं माने जाएंगे एंड व्हाट नॉट, जो नहीं माने जाएंगे कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट लॉफुल, वो क्या माने जाएंगे, वो अनलॉफुल माने जाएंगे। तो कौन से अनलॉफुल और कौन से लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट होते हैं अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जैसे कि अगर कोई ए है और यहाँ बी है, दो पार्टीज है, इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलेटेड टू अ मैरिज, एक मैरिज से रिलेटेड दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है या एग्रीमेंट होता है। ए कहता है अगर तुम्हारा मैरिज हो जाएगा, अगर तुम्हारा मैरिज मेरे बेटे के या बेटी के साथ हो जाता है तो इतना पैसे, इतने पैसे मैं दूंगा। अब जो इसका बेटा या बेटी है वो अगर माइनर है, यहाँ पे अगर माइनर के साथ मैरिज से रिलेटेड अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल हो गया, क्योंकि माइनर की बात यहाँ की जा रही है। अगर अनलॉफुल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वो तो वॉइड हो जाएगा। ये आपने पढ़ रखा है पहले ऑलरेडी। अब तो वॉइड और वॉइडेबल के बीच में आई थिंक सो कि कोई भी डाउट नहीं होगा आपके मन में, अगर आप स्टार्टिंग से मेरा लेक्चर देखते हुए आ रहे हैं तो। वॉइड और वॉइडेबल के बीच में मैंने बहुत बार, कई बार डिफरेंस बताया है लेक्चर्स के बीच में। तो अगर माइनर्स के मैरिज से रिलेटेड हो कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट जो है इसका वो माइनर मैरिज का है। अब माइनर मैरिज का अगर ऑब्जेक्ट है तो ये तो अनलॉफुल हो गया। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल है, ऑब्जेक्ट लॉफुल है, मान लेते हैं यहाँ पे ये मेजर है, ये मेजर से मैरिज की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट तो लॉफुल हो गया। अब कंसिडरेशन की अगर बात करें तो ये व्यक्ति कहता है अगर शादी तुम्हारी हो जाती है, अगर ये शादी हो जाती है तो एक किसी व्यक्ति का एक ड्रग्स ड्रग्स से रिलेटेड ये ट्रांजैक्शन होगा आपस में हम लोग के बीच में। अगर ये मैरिज हो जाती है, ये मेजर के से ही मैरिज की बात कर रहा है, अगर हो जाता है शादी तो ड्रग्स का ट्रांजैक्शन मैं तुम्हारे साथ करूंगा आपसे, ठीक है। ड्रग्स, चरस, गांजा, शराब या जो भी हो, तो इसका ट्रांजैक्शन मैं आपके साथ करूंगा। अगर इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट तो लॉफुल, यहाँ साफ दिख रहा है लॉफुल है ऑब्जेक्ट, लेकिन ये जो कंसिडरेशन है दैट इज अनलॉफुल। और अगर कंसिडरेशन अनलॉफुल हुआ देन, इफ कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट इज अगेन void, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही माना जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है कि किस तरह से कौन सा ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल या अनलॉफुल हो रहा है यहाँ पे। अब हम लोग सेक्शन में डिटेल में पढ़ते हैं कि कंसिडरेशन कब लॉफुल या अनलॉफुल होता है। तो कह रहा है कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल, लॉफुल माना जाएगा कोई भी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट किसी भी एग्रीमेंट का कोई भी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट लॉफुल माना जाएगा अनलेस, जब तक कि उसे रोका नहीं गया हो, फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ उसे फॉरबिड न कर रहा हो। अगर लॉ के द्वारा फॉरबिडन है इट मीन्स दैट इज अनलॉफुल, is of such nature that if permitted it would defeat the provision of any law। वो इस नेचर का है कि वो डिफीट कर रहा है कोई प्रोविजन लॉ का कोई प्रोविजन को वो वायलेट कर रहा है। इस नेचर का अगर कोई भी काम किया जा रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का कि वो किसी भी लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर रहा हो, तो वो क्या माना जाएगा, वो भी वॉइड माना जाएगा, वो भी अनलॉफुल माना जाएगा। इस फ्रॉड्यूलेंट, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कंसिडरेशन किस नेचर का है, फ्रॉड्यूलेंट नेचर का है, फ्रॉड नेचर का है, फ्रॉड किया गया है,
तो वो भी क्या माना जाएगा, अनलॉफुल माना जाएगा, और ये आपको पता है कि वो वॉइड होगा। इन्वॉल्व्स और implies injury to the person or property of another or the court regards it is an immoral। तो ये कह रहा है कि वो इस नेचर का है कि उसकी वजह से, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी नजर उसकी वजह से किसी को इंजरी हुई है, पर्सन को, या इंजरी हुई है प्रॉपर्टी को या पर्सन को इंजरी हुई है, तो माना जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है। वो कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है, वो वॉइड किया जा सकता है। और कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, या कोर्ट कह रहा है, कोर्ट के नज़र में वो इमोरल एक्ट था या इमोरल ऑब्जेक्ट था। जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया, एग्रीमेंट किया गया, वो इमोरल ऑब्जेक्ट रहा है उसका, या इमोरल कंसिडरेशन किया गया है, तो वो भी वॉइड ही होगा, वो भी अनलॉफुल ही होगा। या वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट किया गया है वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी जा रहा है, जनहित में नहीं है, वो लोगों का पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है, तो वो माना जाएगा वो वॉइड है, वो भी वॉइड है। तो इस सारे केसेस में अगर इसके अंदर कोई भी फॉल कर जाता है, कितने हैं एक, सॉरी, ये फॉरबिडन एक, ये नहीं है, ये तो लाइन कह रहा है अनलेस इट इज फॉरबिडन बाय लॉ एक, दूसरा डिफीट कर रहा हो दो, तीसरा फ्रॉडुलेंट नेचर का है, तीस थर्ड हो गया, फोर्थ कि वो किसी इंजरी दे रहा है, किसी व्यक्ति या प्रॉपर्टी को इंजरी हो रही है, इमोरल नेचर का है, 4 5, ये इमोरल नेचर 5 फिफ्थ हो गया, एंड सिक्स इज पब्लिक पॉलिसी अपोज कर रहा हो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में हो, वॉयलेट कर रहा हो। ठीक है, तो ये 6 नेचर है। अगर ये 6 6 के अंदर फॉल कर रहा है, इस 6 टॉपिक्स के अंदर फॉल कर रहा है, तो माना जाएगा वो अनलॉफुल है। इसके अलावा जो भी है वो लॉफुल माना जाएगा। इन ईच ऑफ दीज केसेस द कंसिडरेशन, देखिए दोनों के बारे में बात कर रहा है, नॉट ओनली ऑब्जेक्ट या केवल कंसिडरेशन के बारे में ही बात नहीं कर रहा है, ये दोनों के बारे में बात कर रहा है, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों के बारे में बात करता है। ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल, एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, उसे क्या माना जाएगा, उसे वॉइड माना जाएगा, जो कि अभी अभी हमने आपको बताया। जो भी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल हुआ तो उसे वॉइड माना जाएगा। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल, अगर इसमें फॉल किया तो। यहाँ तक ये 6 टॉपिक्स के अंदर कोई फॉल करता है तो वो अनलॉफुल माना जाएगा। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आपको टॉपिक। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे फॉरबिडन बाय लॉ होता है, किस चीज को फॉरबिडन बाय लॉ माना गया है। ये कहता है, पहले और डिटेलिंग में हम लोग देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी अ कॉन्ट्रेरी टू एनी लॉ, पब्लिक पॉलिसी और मोरालिटी। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो कभी भी इस नेचर का नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी पब्लिक पॉलिसी या किसी भी लॉ या मोरालिटी के अगेंस्ट में हो। ये कैसा भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि ये व्यक्ति जो है ये जेल में है, ये जेल में है, हम इससे ये वादा करते हैं, इसे इस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के अंदर एंटर करते हैं कि अगर तुम हमें इतना पैसे दोगे, अगर तुम हमें कुछ इतना या फिर सम लैक्स 1 लाख रुपीस दोगे, तो हम तुम्हें जेल से बाहर निकाल देंगे। अगर ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो ये तो अगेंस्ट लॉ हुआ, दिस इज अगेंस्ट लॉ। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो भी पब्लिक पॉलिसी, लॉ या मोरालिटी के अगेंस्ट में होंगे वो क्या माने जाएंगे, वो अनलॉफुल माने जाएंगे, वो अनलॉफुल माने जाएंगे। Under the legal principle of the legality of the objects in contracts, if the object of a contract is prohibited by law, जो कि अभी हमने पढ़ा लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, इमोरल है और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड वॉइड,
एंड अनइंफोर्सिएबल। उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा और अनइंफोर्सिएबल माना जाएगा। मीन्स उसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, उसे लागू नहीं कराया जा सकता, उसे इन्फोर्स में नहीं लाया जा सकता। इन दिस कंटेक्स्ट द टर्म्स ऑब्जेक्ट रेफर टू पर्पस। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट का मतलब ये है पर्पस, इंटेंशन या गोल दैट द पार्टी सिक्स टू अचीव थ्रू द एग्रीमेंट। ऑब्जेक्ट मीन्स जो पार्टी चाह रही हो कराना। जैसे इसमें ये पार्टी क्या चाह रही है, इस एग्जांपल में जो हमने अभी आपको बताया कि इसे जेल से बाहर निकालना। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? जेल से बाहर निकालना। कंसिडरेशन की बदौलत क्या मिल रहा है इनको? ये 1 लाख रुपए कंसिडरेशन एज अ 1 लाख रुपीज पैसा मिल रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? जेल से बाहर निकलना। तो इनका पर्पस है ये जेल से बाहर निकलना। पर्पस, इंटेंशन या गोल, जो भी पार्टीज चाह रही हो, सीख कर रही हो, उसे ही कहा जाता है ऑब्जेक्ट। तो टू डिटरमाइन द लीगैलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the court consider whether the object of a contract violate any statutory provisions, infringes on the right of others, or in contrary to the public interest or public policy. The contract may be declared void due to an illegal object if any of these factors are present. अगर हमने आपको जितना भी ये ऊपर जितना भी ये पॉइंट्स बता के रखा है, इसमें से अगर किसी एक के अंदर फॉल कर गया तो उसे माना जाएगा इलीगल ऑब्जेक्ट। अगर वो फ्रॉडुलेंट तरीके से किया गया है, अगर वो प्रोविजन जो है वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, फॉरबिडन बाय लॉ है, इमोरल है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, इंजरी कर रहा है किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को, इन सब के अंदर किसी एक के अंदर भी फॉल किया तो माना जाएगा इसका ऑब्जेक्ट क्या था? इलीगल ऑब्जेक्ट था। और इलीगल ऑब्जेक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, और उसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। जैसे यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लेट एग्जामिन अ सिनारियो इन्वॉल्विंग अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज ए एंड बी। यहाँ पे ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट ए हायर्स बी टू कैरी आउट द इलीगल एक्ट ऑफ कॉजिंग हार्म और डेथ टू इंडिविजुअल एक्ट्स विथ अ पेमेंट ऑफ इतना रुपीज एज अ कंसिडरेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी को हार्म पहुंचाना, किसी को हार्म पहुंचाना या डेथ कॉज करना किसी इंडिविजुअल का। यहाँ पे देखिए एक अच्छा पिक्चर भी हमने लगा के रखा है, ये इसका एग्जाम्पल का ही है। यहाँ पे इसको देख के ये पिक्चर से ये फायदा होता है कि ये याद इजीली हो जाएगा आपको। तो अगर हम ये कहते हैं कि इनका डेथ करो या इन्हें हार्म पहुंचाओ तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपीज दूंगा, इतना मनी दूंगा, तो ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इलीगल है। पैसा देना इलीगल नहीं है, कंसिडरेशन इज नॉट इलीगल। पैसा किसी को 1 लाख रुपए देना इज नॉट इलीगल, लेकिन किसके बदले हम दे रहे हैं ऐसा कंसिडरेशन? डेथ या किसी को हार्म पहुंचाने के बदले, इलीगल एक्ट के बदले। तो इस तरह का अगर कोई एक्ट होता है, किसी को हार्म पहुंचाया जाता है, किसी का डेथ कॉज किया जाता है, किसी का हर्ट या ग्रीवियस हर्ट किया जाता है, इवन असॉल्ट ऑल्सो, असॉल्ट या बैटरी भी किया जाता है। असॉल्ट और बैटरी को हम लोग बाद में टॉर्ट और आईपीसी के अंदर बहुत डिटेल में देखेंगे। किसी भी तरह का अगर ऐसा एक्ट डराना धमकाना भी किया जाएगा तो उसे माना जाएगा इलीगल एक्ट, जो भी लॉ के अंदर प्रोहिबिटेड है, जो भी बना है उसे माना जाता है इलीगल। तो ऐसा कोई भी एक्ट करेगा तो वो वॉइड होगा, उसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। जैसे इसी केस में इसने पैसा दिया इसे मारने के लिए, हम आपको पैसा देंगे 1 लाख रुपी अगर आप इन्हें हर्ट कर देंगे या जान से मार डालेंगे। इनकी डेथ हो जाती है, भाई मार डालता है, वो काम करके आता है, भाई पैसा दीजिए वापस। तो कहते हैं भाई कौन सा पैसा, कैसा पैसा, कोई पैसा वैसा नहीं देने वाले। अब यहाँ पे ए जो है जिसने हत्या की, इसकी मर्डर किया इसका, अब ए जाता है कोर्ट में, कहता है कि इनके इनके कहने पे मैंने इनकी हत्या की, अभी पैसा नहीं दे रहे हैं मुझे। तो क्या कोर्ट कभी इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराएगी? कोर्ट कभी इन्फोर्स नहीं कराएगी। कोर्ट क्यों नहीं इन्फोर्स कराएगी? क्योंकि ये इलीगल एक्ट था। यहाँ पे आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम किस सिनारियो की यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहला है फॉरबिडन बाय लॉ। इस सेक्शन में
पहला आप देखेंगे इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। अगर लॉ के द्वारा फॉरबिडन है तो ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल माना जाएगा, अगर लॉ के द्वारा फॉरबिडन है। एन एग्रीमेंट इज कंसीडर अनलॉफुल इफ इट्स ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। अगर उसका ऑब्जेक्ट ही फॉरबिडन बाय लॉ है, अगर लॉ उसे रोकता है, तो ऐसा एग्रीमेंट कोई इंटर करता है तो वो अनलॉफुल माना जाएगा। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, इफ समवन बोरोज मनी फ्रॉम अ पर्सन ए टू marriage arrange a marriage for their minor daughter, it would violate the child marriage restraint act, which prohibits marriage involving minors. As a result, the agreement become void due to its illegal object. जैसे कि अगर यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, कि अगर इसकी डॉटर की मैरिज के बारे में कोई से ऑफर करता है कि मैं आपको इतना मनी दूंगा, या फिर वो उधार लेता है किसी से भी, तो अगर इसकी डॉटर माइनर है और बाद में उधार चुकता नहीं हो पाता, या पैसा दे नहीं पाता, या पैसा ही जो भी हो, उससे जो भी रिलेटेड कंसिडरेशन किया गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल था। ऑब्जेक्ट अगर अनलॉफुल हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो सकता, एग्रीमेंट इन्फोर्स नहीं हो सकता, और वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि इलीगल ऑब्जेक्ट था। ये समझ में आ गया होगा, ये हमने पहले भी एग्जांपल आपको दे दिया है माइनर डॉटर वाला। डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, सेकेंड सेकेंड इज डिफीट कर रहा है कोई प्रोविजन लॉ का। इन सर्टेन केसेस द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट मे नॉट बी explicitly prohibited by law. However, it can still defeat any law's provisions which affect the legality of the object of the agreement. In such situation, these agreements are considered void. फिर वही बात कह रहा है कि अगर कोई भी लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर रहा है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ यानी लॉ को लॉ जो है उसे रोक रहा था, हमने पहले वाले में देखा लॉ उसे रोक रहा था करने से। सेकंड में क्या कह रहा है, लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर रहा है, जो लॉ कहा है वैसा नहीं कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है जो कि गलत है। क्योंकि हर प्रोविजन, यही यहाँ पे कह रहा है, क्योंकि हर बातें लॉ में एक्सप्लिसिटली तरीके से प्रोहिबिट नहीं होती हैं। हर एग्री यहाँ पे कह रहा है ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट में नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड बाय लॉ। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें एक्सप्लिसिट तरीके से रोकी गई हो लॉ के द्वारा, प्रोहिबिट की गई हो लॉ के द्वारा। However, it can still defeat any law provisions which affect the legality of the object of the agreement. इस तरह का सिचुएशन अगर अराइज हो जाता है तो उसमें भी वो void माना जाएगा। An agreement that defeat the law of a friendly country would be equally void. यहाँ पे देखिए कह रहा है अगर ऐसा एग्रीमेंट होता है, अगर ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि हमारा हमारे देश का, इंडिया का, अगर किसी दूसरे कंट्री के साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशन है और वहाँ पे वो एग्रीमेंट वहाँ के लॉ को डिफीट कर रहा है, तो वो एग्रीमेंट इंडिया में भी इक्वली उसी तरीके से वॉइड हो जाएगा जैसे कि वहाँ पे हुआ था, जैसे कि वहाँ पे हुआ था। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जैसे कि एक फॉरेनर ने अपनी प्रॉपर्टी को किसी को बेच दिया, एक फॉरेनर अपनी प्रॉपर्टी को किसी को बेच दिया, बट ऑन दैट टाइम लॉ में था कि अगर फॉरेनर जमीन किसी को बेचेगा तो उसे आरबीआई से परमिशन लेना होगा। उसने बिना परमिशन के बेच दी। जमीन बेचना तो गलत नहीं था, बट लॉ मानना कंपलसरी है, जो लॉ है उसे मानना कंपलसरी है। तो इसमें इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉड्यूलेंट। अगर फ्रॉड के द्वारा, अगर फ्रॉड से कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट लिया जा रहा है, कंप्लीट किया जा रहा है, तो वो भी वॉइड होता है। ये तो हमने ऑलरेडी कई बार पढ़ रखा है। Indeed, an agreement made for a fraudulent purpose is considered void if individuals such as X, Y, and Z
agree to intend to divide among themselves to proceed obtained through defrauding fellow citizens, the agreement is deemed unlawful. देखिए, यहाँ पे अगर हम ये एग्जांपल देखें कि ये कुछ ड्रग्स हैं, ड्रग्स नॉट रिलेटेड टू ओनली मेडिसिन, ये कुछ गलत ड्रग्स हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है या किसी भी अच्छी दवाइयों में अगर इसमें फ्रॉड करके गलत दवाइयों का मिश्रण किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, उसके बाद इस तरह का फ्रॉड अगर किया जा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, तो इसे भी वॉइड माना जाएगा। इसमें क्या होता है, इफ इंडिविजुअल एक्स वाई जेड अग्रीज टू इंटेन टू डिवाइड अमॉन्ग देम सेल्फ, कहते हैं कि हम आपस में डिवाइड कर लेंगे, एक्स वाई जेड कहते हैं कि हम आपस में डिवाइड कर लेंगे themselves the proceed obtained through the defrauding fellow citizens। अब ये गलत दवाइयां बेचते हैं, गलत दवाइयां बेचने के बाद ये कहते हैं एक्स वाई जेड कि हम इसमें से जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में बराबरी पे डिवाइड कर लेंगे, जो भी शेयर होगा वो लोग आपस में डिवाइड कर लेंगे। बाद में अगर इनसे शेयर से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो वो क्या कभी इन्फोर्स हो सकता है? वो कभी इन्फोर्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो तो वॉइड था, वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड था। कॉन्ट्रैक्ट जब वॉइड होगा तो कोर्ट क्या मानते हुए चलेगी? कोर्ट यही मानते हुए चलेगी जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं था। तो फ्रॉड के केसेस में भी यही अप्लाई होगा। केस है स्कॉट वर्सेस ब्राउन ड्यूरिंग, ये 1892 का केस है। द प्लेंटिफ सॉट rescission of a contract for the purpose of shares but failed because the contract had been entered into with the sole object of rigging the market by inducing the public to believe that there was a real market for the shares and that they were at premium. This intention was not to make use of the shares in an unlawful way, but to make use of share contract to defraud the public। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए, जो कि इस केस में कहा गया कि देयर वाज अ ब्रोकर, उसने ए से बोला आप शेयर खरीदिए कंपनी का। एक ब्रोकर ने ए से बोला कि आप शेयर खरीदिए कंपनी का बहुत ह्यूज अमाउंट में, काफी अच्छे खासे अमाउंट में आप शेयर खरीदिए, देन इससे मार्केट में आपकी बहुत अच्छी इमेज बनेगी। तो भाई उसके बाद में आ जाता है और वो और आपका देखा देखी ए अगर खरीदेगा शेयर तो लोग भी खरीदेंगे शेयर, ऐसा ए को बहलाता फुसलाता है वो ब्रोकर। ए ने शेयर में पैसे लगा दिए, अच्छा खासा शेयर खरीद लिया, देन ब्रोकर जो था वो पैसे लेके भाग गया। ए अप्लाइड टू कोर्ट फॉर द रेसिसन फॉर द फ्रॉड, ये जो ए है वो अप्लाई किया कोर्ट में कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, इसको कैंसिल किया जाए। कोर्ट ने कोई भी रिलीफ ग्रांट नहीं की इसके लिए कोई भी रिलीफ ग्रांट नहीं की, क्योंकि the plaintiff was found to have created a false market in a share by his false and fictitious act। क्योंकि जो भी प्लेंटिफ था वो किसमें फंसा था, वो एक फॉल्स मार्केट में फंसा था और वो भी फिक्सिशियस एक्ट में। तो कोई भी रिलीफ कोर्ट के द्वारा ग्रांट नहीं किया गया बिकॉज ऑफ फ्रॉड। इंजरीज टू पर्सन और प्रॉपर्टी, अगर किसी भी व्यक्ति या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी होती है तो ऐसा भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसे वॉइड ही माना जाएगा। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स टू कॉज हार्म टू द पर्सन और प्रॉपर्टी, ऐसा एग्रीमेंट जो कि हार्म पहुंचाए किसी भी व्यक्ति या प्रॉपर्टी को, is considered as unlawful as the object of contract is illegal। This type of agreement lack the legality of the object and are void। इस तरह का अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट की लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बना देता है? वॉइड बना देता है, इलीगल बना देता है उसका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल यहाँ समझेंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये भी। A person borrowed a sum of rupees 100 and executed a bond promising to work for plaintiff without paying for a period of 2 years। This contract contained bond of slavery which involves injury to person, it is void। इसमें क्या होता है, जैसे कि पहले के समय में हुआ करता था, जैसे कि ये पर्सन है,
ये जो व्यक्ति है, ये स्लेव एस, इसे एस मानते हैं, ये बहुत गरीब रहता है प्लस इलिटरेट रहता है। इसे तो ये भी नहीं पता कि 100 रुपए में कितने ज़ीरो होते हैं। ज़ीरो क्या होता है इसे ये भी नहीं पता। अब इसके पास कुछ खाने को नहीं होता, ये जाता है भाई अपने गाँव के जो साहूकार के पास। अब ये साहूकार के पास जाता है और ये कहता है, भाई हमें साहब हमें पैसे दे दीजिए 100 रुपए, कुछ खाने को हो जाएगा। साहूकार कहता है ठीक है, हम तुम्हें 100 रुपए तो दे देंगे, लेकिन तुमको हमारे साथ एक एग्रीमेंट करना होगा कि तुम हमारे यहाँ 2 साल तक काम करोगे। काम करोगे तभी तुम्हें हम 100 रुपए देंगे। वो भी हर महीने नहीं, वो एक बार का 100 रुपए ही रहेगा। तो ये रेडी हो जाता है, भाई हमें 100 रुपए मिलेंगे, काम कर देंगे, क्या जाता है। अब ये काम कराता है, साहूकार से बहुत काम कराता है, खाने पीने को कुछ देता नहीं है। अब 100 रुपए इसके ऊपर भारी पड़ गया। अब ये 1 साल के अंदर ही ये जो स्लेव रहता है ये भाग जाता है। अब जब ये स्लेव 1 साल के अंदर ही भाग जाता है, अब ये साहूकार जाता है वो एग्रीमेंट के पेपर को लेके कोर्ट में, कि ये साहूकार ने इसमें अंगूठा लगाया था, और उसने कहा था साहूकार ने, अम, ये जो स्लेव है इसने अंगूठा लगाया था इसमें इसमें पेपर में, और इस स्लेव ने कहा था कि मैं 2 साल आपके यहाँ काम करूंगा, और ये पहले 1 साल के अंदर भाग गया। साहूकार ये एग्रीमेंट का पेपर लेके कोर्ट में जाता है। कोर्ट क्या कहेगी? कोर्ट तो यही कहेगी ना कि इंजरी टू अ पर्सन, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस व्यक्ति को इंजरी पहुंचाई जा रही है। स्लेव, स्लेव क्या है, एक तरह से इंजरी है। स्लेव की एक्ट करना, स्लेव की एक्टिविटी अगर किसी से करवाना, ये एक तरह से पर्सन को इंजरी पहुंचाना है। तो इस तरह की अगर आप इंजरी पहुंचा रहे हैं, तो इस तरह का जो भी आपने ये एक्ट, ये जो एग्रीमेंट करके रखा है, ये क्या कोर्ट मान के चलेगी? पहली बात तो ये वाइड मान के चलेगी, और ये अगर बात जाके आप कोर्ट में कहेंगे, कोर्ट उल्टा उल्टा उठा के आपको जेल में डालेगी। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई एक्टिविटी करता है तो उसे भी वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट है इमोरल। अगर कोई भी इमोरल एक्ट किया जाता है, इमोरल एक्टिविटी की जाती है, तो उसे भी माना जाएगा कि वो वॉइड है। द लॉ डजंट इन्फोर्स एग्रीमेंट दैट इन्वॉल्व्स इमोरैलिटी। लॉ कभी भी एग्रीमेंट को ऐसे इन्फोर्स नहीं कराएगा जिसमें इमोरैलिटी हो, भले ही वो लीगल हो। अगर वो लीगल है, लॉ कहीं भी प्रोहिबिट नहीं करता है उसे, लॉ कहीं भी प्रोहिबिट नहीं करा है उसे, किसी भी एक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को लॉ ने कहीं मना नहीं किया है, कहीं भी लॉ का प्रोविजन कहीं वॉयलेट नहीं हो रहा है, स्टिल अगर वो इमोरल हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक्ट, कोई भी एग्रीमेंट इमोरल अगर हो रहा है, तो एंड एनी एग्रीमेंट दैट गोज अगेंस्ट मोरालिटी इज कंसिडर्ड अनलॉफुल। अगर कोई भी एग्रीमेंट मोरालिटी के अगेंस्ट में जाता है तो उसे माना जाएगा वो अनलॉफुल और वाइड माना जाएगा। डिटरमाइनिंग व्हाट इज कंसिडर्ड इमोरल डिपेंड्स ऑन द prevailing standard of morality within the society as approved by the courts. Example of agreement that are considered immoral. कौन से एग्रीमेंट जिसे कंसीडर किया जाएगा इमोरल, उसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। एग्रीमेंट दैट इंटरफेयर विथ मैरिटल रिलेशन, ऐसा एग्रीमेंट जो कि मैरिटल रिलेशन में इंटरफेयर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैरिड वुमेन इज गिवन मनी टू फैसिलिटेट हर डाइवोर्स फ्रॉम अ हस्बैंड so that the lender and the women can get married, such agreement are void. ऐसा एग्रीमेंट क्या माना जाएगा? void माना जाएगा। ऐसा एग्रीमेंट void माना जाएगा। द मनी गिवन इन सच एग्रीमेंट कांट बी रिकवर्ड। अगर ऐसा एग्रीमेंट में मनी दे भी दिया गया है तो उसकी रिकवरी नहीं हो सकती, उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। सेकंड कह रहा है एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग प्रोस्टिट्यूट्स, एग्रीमेंट जिसमें प्रोस्टिट्यूट्स का इन्वॉल्वमेंट है। एग्रीमेंट दैट इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ आर्टिकल्स और रेंटल ऑफ अ हाउस टू इनेबल पर्सन टू कैरी ऑन देयर प्रोफेशन एज अ प्रोस्टिट्यूट आर कंसिडर्ड एज इमोरल। अगर कोई भी प्रोस्टिट्यूशन के लिए अपना घर रेंट पे देता है, या कोई सामान रेंट पे देता है, या कुछ भी करता है, उसमें कोई भी सहायता, एड पहुंचाने की कोशिश करता है, किसी प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, सच एग्रीमेंट उसको वॉइड माना जाएगा। एंड एनी मनी इन्वॉल्व कांट बी रिकवर्ड। इसमें अगर कोई भी मनी दिया गया है तो उसे भी रिकवर नहीं किया जा सकता, उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। एग्रीमेंट वेयर द कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑफ सेक्सुअल इमोरैलिटी,
एग्रीमेंट दैट इन्वॉल्व्स इलीगल कोहैबिटेशन, ऐसा एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इलीगल कोहैबिटेशन की बात की जा रही है, और एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल इमोरैलिटी एज द कंसिडरेशन आर ऑल्सो कंसिडर्ड इमोरल। इस तरह का कंसिडरेशन भी इमोरल माना जाएगा और एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग प्रोस्टिट्यूट्स, एग्रीमेंट दैट इन्वॉल्व सेल ऑफ, ये तो हम लोगों ने अभी देख लिया है। अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इसके बाद अपना है नेक्स्ट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में अगर कोई भी एक्ट या एग्रीमेंट किया जाता है तो उसे भी वॉइड माना जाएगा। एन एग्रीमेंट कैन बी डीम्ड अनलॉफुल इफ द कोर्ट डिटरमाइंस इट टू बी कॉन्ट्रेरी टू द पब्लिक पॉलिसी। अगर कोर्ट ऐसा समझती है, कोर्ट की नज़र में कोर्ट की नज़र में ऐसा लगता है कि वो अनलॉफुल है, कब? अगर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है, देन उसे क्या कर दिया जाएगा? उसे अवॉइड कर दिया जाएगा। पब्लिक पॉलिसी रिफर्स टू, पब्लिक पॉलिसी का मतलब टू द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट दैट सर्व द वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के वेलफेयर के अगेंस्ट अगर कोई भी चीज जा रही है तो वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी मानी जाएगी। व्हेन एग्रीमेंट हैज द पोटेंशियल टू हार्म or directly conflict the public interest or public welfare, it is considered against public policy, lacks legality of the object and therefore void, उसे void माना जाएगा। Here are some examples agreement that are considered contrary to public policy। यहाँ कुछ examples है जो कि public policy के against के examples है, जैसे trading with the enemy during the time of war, जिससे हमारी लड़ाई छिड़ी हुई है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान या इंडिया और चाइना के बीच में कोई लड़ाई छिड़ गई हो, अच्छी खासा वॉर का कंडीशन बन गया हो, वॉर चल भी रहा हो, और इस कंडीशन में हम यहाँ अपना बिजनेस को एकदम टारगेट करके देखें और उसके साथ कोई भी ट्रेडिंग करें। अगर ट्रेडिंग ऐसी कोई की जाती है इस तरह का, तो वो क्या माना जाएगा? वो भी वॉइड ही माना जाएगा, उसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता लॉ के द्वारा। स्टिफलिंग द प्रोसिक्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरा ध्यान से समझिएगा। अगर इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, एग्रीमेंट किया जाता है, ध्यान से देखिए, एग्रीमेंट दैट प्रिवेंट, जो रोके, ऑब्स्ट्रक्ट करे, समवन, किसी को भी, फ्रॉम रिपोर्टिंग और फाइलिंग अ केस, रिपोर्ट करने से या फिर फाइल करने से किसी केस को, सच एज when a witness agrees not to report a crime they witnessed are against public policy and are void। जैसे कि अगर ए बी की हत्या कर रहा था, इसको चाकू से मार रहा था, ए बी को मार रहा था और सी यहाँ पे एज अ विटनेस सब कुछ देखा। ए आता है, सी को कुछ पैसे दे देता है, कुछ 1 लाख रुपीज दे देता है और ये कहता है कि तुम कहीं कभी भी कोर्ट जा करके इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे, ये विटनेस था इसका। ए इसको पैसा दे देता है, अब सी जाता है फिर भी कोर्ट में बता देता है सब कुछ पैसा लेने के बाद। अब ए कहता है ठीक है तुमने तो बता दिया, मेरा पैसे वापस दे दो। तो क्या ये वापस देगा? क्योंकि ये वॉइड है, तो कोर्ट तो ये मान के चलेगी ऐसा कोई कभी भी एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था, ऐसा कोई कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, तो ये तो वॉइड ही माना जाएगा। तो कोई भी पैसा वापस भी नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसी कोई चीजें रोकने का प्रयास करता है वो अलग से क्राइम होता है। ये हम लोग बाद में अदर लॉज में देखेंगे, पर इसको क्या कहेंगे? स्टिफलिंग द प्रोसिक्यूशन। एग्रीमेंट दैट रिस्ट्रेन पर्सनल लिबर्टी, ऐसा एग्रीमेंट जो किसी की पर्सनल लिबर्टी को रोक रहा है उसे भी वॉइड माना जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल था हम लोगों ने देखा स्लेवरी का। स्लेवरी का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? सर्विट्यूड, मतलब सर्वेंट, किसी का स्लेव बना के रखना, एज अ सर्वेंट बना के रखना, ये भी क्या है? एज अ इसके पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रेन करना, उसके पर्सनल राइट को उसे इंजॉय न करने देना, तो वो भी वॉइड माना जाएगा। एग्रीमेंट दैट रिस्ट्रेन पेरेंटल राइट्स, ऐसा एग्रीमेंट जो कि पेरेंटल राइट को रिस्ट्रेन कर रहा है। एग्रीमेंट दैट लिमिट और रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ पेरेंट पर्टिकुलरली इन मैटर कंसर्निंग द वेलफेयर एंड अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रेन, ऐसा काम करना जिससे किसी बच्चे की अपब्रिंगिंग और उसके वेलफेयर पर प्रभाव पड़ रहा हो,
माता-पिता को इस तरीके से रोकना, उसके पेरेंट्स को इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करना, उनके ऊपर लिमिट लगाना जिससे उनके बच्चे की अपब्रिंगिंग और वेलफेयर पर रुकावट आ रही हो, तो उसे भी इस तरह का एग्रीमेंट अगर हुआ है तो उसे भी वॉइड ही माना जाएगा। एग्रीमेंट टू इंटरफेयर विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, agreement that involves threat, coercion, or any other action aimed at interfering the proper administration of justice, such as influencing, threatening witness, उसको क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। कि अगर कोई भी व्यक्ति थ्रेट पहुंचाता है, डराता, धमकाता, कोअर्जन करता है, तो एक तरह से जस्टिस को पहुंचाने में ये एक तरह से बाधा पैदा कर रहा है, तो उसे भी वॉइड ही माना जाएगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, अगर कोई भी ट्रेड करना चाह रहा है, व्यापार करना चाह रहा है, लेकिन हाँ, इसका एग्जाम्पल, इसका एक्सेप्शन यही है कि अगर किसी से वॉर छिड़ा हुआ है तो वहां पे जाके आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर नॉर्मल कंडीशन है, अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, उसमें अगर कोई रुकावट पैदा कर रहा है किसी भी तरीके से, तो उसे भी वॉइड माना गया है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, मैरिज में अगर कोई भी रुकावट पैदा करता है, अगर ये ए है, इससे ये कहता है बी कि तुम अगर जीवन भर शादी नहीं करोगे, अपने जीवन काल तक तुम अगर शादी नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें हमेशा पैसा देता रहूंगा। बी यही कहता है ए से कि तुम अगर शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें हमेशा पैसे देता रहूंगा। तो अगर इस तरीके से कोई भी एग्रीमेंट करता है, इसकी शादी न होने के लिए इसे पैसे दे रहा है, तो इसे इस तरह के एग्रीमेंट को वॉइड माना जाएगा। हाँ, लेकिन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज अगर माइनर की बात की जा रही है तो ये माइनर भी इसका एक एक्सेप्शन है। एक केस है इसका, ऑसेफ पॉल वर्सेस कैथोलिक यूनियन बैंक लिमिटेड का। इस केस में क्या हुआ था कि अगर कोई भी व्यक्ति कोर्ट के बाहर जाके सेटलमेंट कर लेता है, कोर्ट के बाहर जाके सेटलमेंट कर लेता है, और वो भी ऑफेंस कैसा? कंपाउंडेबल ऑफेंस, जो कि कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, ऐसे केस का कोर्ट के बाहर जा करके सेटलमेंट कर लेता है, तो ये सेटलमेंट जो होगा वो ये वॉइड माना जाएगा। जैसे कि किसी ने हत्या कर दिया, किसी ने हत्या करने के बाद उसके फैमिली वालों से ये जाके सेटलमेंट कर दिया, ठीक है अब हत्या हो गया है, आप इतने पैसे ले लीजिए और कोर्ट से केस वापस ले लीजिए। तो ऐसा सेटलमेंट नहीं हो सकता, ऐसा सेटलमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं था। और इस तरह का अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो उस एग्रीमेंट को वॉइड ही माना जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये हमारा लेक्चर कैसा लगा लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर? ये बहुत छोटा सा टॉपिक था अंडर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें मेनली हम लोग को दो टॉपिक समझ के रखना था, कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। ये कब लॉफुल होते हैं, जब लॉफुल होंगे तब, जब ये इतने जो कैटेगरी 6 कैटेगरीज हैं इसके अंदर फॉल नहीं करेंगे तो ये लॉफुल माने जाएंगे। इसके अंदर हम लोगों ने डिटेलिंग में पढ़ लिया है इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग मी एंड लिसनिंग मी। और अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पीडीएफ को केवल 21 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। और इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।